हेलो, वेलकम एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल और आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट विपिन भट्ट लेकर हाजिर हैं एक बार फिर से आपका मनपसंद प्रोग्राम, जहां पर पिछले कई सालों से इनफैक्ट 2 दशक हो गए आपकी हमारी इस पार्टनरशिप के, पूरे 20 साल ऑलमोस्ट, जहां पर आपके सवाल लगातार हमें मिले। कोशिश हमेशा हमारी यही रही कि हम आपके सवालों का अच्छे से अच्छा जवाब दें। प्रॉपर्टी मार्केट ने भी कितने साइकिल्स देख लिए और अभी भी ये निरंतर जारी है, लेकिन आपका हमारा रिश्ता बरकरार है और धन्यवाद इस सहयोग के लिए, इस प्यार के लिए, और ये यूं ही हमेशा चलता रहे, यही हमारी दुआ भी रहेगी। तो चलिए आज के इस एपिसोड को भी इसी गुड मूड के साथ शुरू करते हैं और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं मोहम्मद असलम साहब, एमडी कैपिटल मार्केट्स एनरॉक। और आई थिंक असलम साहब आपको भी हमारे यहाँ पर आते आते शायद 1 दशक से तो ज़्यादा का वक्त हो ही गया, मे बी उससे भी ज़्यादा। बिल्कुल, बिल्कुल विपिन जी। और आपने भी जैसे बोला भी 2 दशक, तो मुझे लग रहा है कि अभी एज हो गई है हम सबकी लेकिन या लॉन्ग टाइम, और एक्चुअली इतने टाइम निकल गया है, लेकिन एवरी टाइम जब भी यहाँ आना होता है या आपके साथ ऑनलाइन बात करनी होती है या डेफिनिटली इट्स गुड फॉर ऑल ऑफ अस। राइट थैंक यू राइट, वेरी बिल्कुल। मच। तो असलम साहब भी आपको सालों से प्रॉपर्टी गुरु के जरिए अपनी सलाह आपको दे रहे हैं, आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। हम मानते हैं कई लोगों को उससे बहुत सारा फायदा हुआ होगा, तो आज भी यही सिलसिला जारी रहेगा। तो असलम सर, सबसे पहले एक आपसे मार्केट रैप ले लें। इस वक्त जबकि मॉनसून अपने पीक पर है, हमारा रियल एस्टेट का मार्केट क्या कह रहा है? विपिन जी, लाइक डेफिनेटली हम लोगों ने हर वेदर को मतलब जैसा वेदर रहा है उसको हमने फेस किया है। इंडियन मार्केट की यही खूबी है। तो जो ट्रम्प साहब का जो सुबह सुबह उठ के उनको अचानक कुछ चेंज करने का आता है, उन्होंने जितना भी किया, लेकिन उसके बावजूद मैं कहता हूँ कि जिस तरह से इसकी अंदेशा था कि काफी इम्पैक्ट करेगा, लेकिन लोगों ने एक्चुअली, बिकॉज मैं कहता ही हूँ कि रियल एस्टेट में और अपनी इंडियन पॉपुलेशन ही इतनी है कि हमारे पास ही इतनी डिमांड ऑलरेडी, अपना इंट्रिंसिक डिमांड इतनी है मार्केट की कि आपके हर प्रोडक्ट के लिए बायर्स हैं। और जिस तरह से भी, और एक्चुअली आप अगर आप देखें, अब तो 1 साल होने को आ गया है। कभी यूक्रेन वॉर, कभी गल्फ वॉर, कभी मिडल ईस्ट में जो भी डिस्टर्बेंस थे, और अब ये टैरिफ। लेकिन उसके अलावा भी हम लोग ये सारा का सारा जितने भी है इसको वेदर को, या जितनी भी हम लोग ऐसे अंदेशे हैं उसको अच्छी तरह हम फेस कर रहे हैं और मार्केट अपने पेस पे चल रहा है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अभी मार्केट वैसा है जो हम लोग 1 डेढ़ साल पहले देख रहे थे, लेकिन हाँ, लेकिन जिस तरह से एक्सपेक्टेड था या इन सब इवेंट्स के चलते हुए ऐसा लग रहा था कि इट विल स्लो डाउन, उस तरह का भी स्लो डाउन नहीं मिल रहा है। क्योंकि डेफिनिटली अगर आप कंपेयर करेंगे ईयर ऑन ईयर लास्ट ईयर से और अभी का मार्केट, सेम क्वार्टर 2 में, तो मार्केट्स में जो सेल्स है वो डाउन है, जितनी पिछले साल थी उससे डेफिनिटली डाउन है। लेकिन अगर उसके साथ अगर आप पॉजिटिव देखेंगे तो वैल्यू अप है। तो वो एक तरीके से दिखाता है कि प्राइसेस एक्चुअली बढ़ रहे हैं, और उसका सीधा-सीधा तरीका ये है कि लोगों की डिमांड जो है वो अभी मोर ऑन हायर लग्जरी सेगमेंट या मिड सेगमेंट या अपर मिड सेगमेंट की तरफ ज़्यादा है। उससे साथ-साथ ये भी दर्शाता है कि जो अफोर्डेबल है, ये अफोर्डेबल हाउसिंग जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी भी, मुझे लगता है वो इन सब चक्करों में थोड़ा-सा मार खा रहा है। क्योंकि डेवलपर्स विद हायर मार्जिन्स के चलते हुए या हायर मार्जिन अचीव करने के लिए मोस्टली अपर मिडल क्लास को कैटर कर रहे हैं, और जो प्राइसिंग है वो 50 लाख से 1 करोड़ बहुत ही प्रेफर्ड है। जी। 1 करोड़ से 2 करोड़ लग्जरी में आ रहा है, और जो ये 40 लाख 35 लाख की जो एक मार्केट है उस तरफ ध्यान कम है। तो अगर आप उसके भी अगर नंबर समझेंगे तो वो करीब 8 से 10% ईयर ऑन ईयर डाउन है। तो ये एक कंसर्न का विषय है। वी वर होपिंग कि अभी जो आरबीआई ने जो रेट, अभी रेपो रेट अनचेंज रखा, उसमें उम्मीद थी कि इससे अगर और कम होता है तो उससे अल्टीमेटली रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर हाउसिंग लोन कम होंगे, और हो सकता है कि इस अफोर्डेबिलिटी वाले सेक्टर को भी थोड़ा बूस्ट मिलेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। तो मुझे लगता है बस एक ये कंसर्न है, इसके अलावा सेल डेफिनिटली डाउन है। लेकिन जो एक सिलसिला है डेवलपर्स के अमंग्स लैंड बाय करने का या लॉन्चेस का, या फिर आप कहें कि जो एक अल्टीमेट टेस्ट है कि जी। वॉक-इन्स ऑन द प्रोजेक्ट्स पे, वो निरंतर जारी है। डेफिनिटली डिसीजन थोड़े से डिलेड हो गए हैं, हम्म। और वो एक तरह के से जो ट्रम्प साहब का ये टैरिफ का जो शुरू हुआ था, तो उसमें जॉब्स की थोड़ी-सी, स्पेशली आईटी, जो एक तरह से मेजर ड्राइविंग फोर्स है रियल एस्टेट में ऑफ लास्ट 5
मतलब मैं कह सकता हूँ 1 डिकेड से या उससे भी ज़्यादा। तो वो थोड़ा-सा एक क्वेश्चन मार्क था, तो उसके चलते भी एक रीज़न हो सकता है। बट मुझे लगता है चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं, इस चीज़ को अपने जिसे कहते हैं ना कि अपने उसमें लेके पब्लिक आगे बढ़ रही है। जी, तो जी। मुझे लगता है आने वाले दिनों में अभी फेस्टिव सीज़न भी शुरू हो रहा है। वी आर जस्ट एट द वर्ज ऑफ इट। तो फ्यूचर मुझे लगता है आने वाले 6 महीने में पता चलेगा कि हाउ द मार्केट गोइंग। राइट, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक साथ हो रही हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मार्केट पे इम्पैक्ट डाल रही हैं। शायद एक टर्न अराउंड सिचुएशन पे मार्केट आके खड़ा हो गया है जहाँ पर लग्जरी सेल्स जो हैं जो अब तक इन डिमांड थी, तो डिमांड सप्लाई का पूरा खेल है वो थोड़ा सा नीचे आ रहा है। हो सकता है कि आप यहाँ से अफोर्डेबल हाउसिंग जिसकी बात कर रहे हैं असलम साहब, उसको एक नया पुश मिले, मतलब वैसी डिमांड आए तो फिर वैसे प्रोडक्ट भी बाजार में आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, बहुत बार नाम आया डोनाल्ड ट्रंप साहब का, तो देखिए वो खुद भी, बड़ी इंटरेस्टिंग सी ये फैक्ट है कि वो खुद भी भारत में एक डेवलपर की तरह मौजूद है, कम से कम उनका ब्रांड मौजूद है। ट्रंप टावर्स हैं काफ़ी जगहों पे देश के अंदर, और इस पर एक पूरी डिटेल वीडियो भी हमने बना रखी है, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो आवाज़ CNBC आवाज़ के यूट्यूब पेज पे जाके आप सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगी, ज़रूर देखिएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इंडियन रियल एस्टेट के साथ जुड़े हुए हैं, ना सिर्फ जुड़े हुए हैं, अच्छी खासी कमाई यहाँ से करते हैं अपने उस ब्रांड नेम ट्रंप टावर से। खैर, तो ये सारी बातें हुई। अब फटाफट हम कॉल्स भी लेना शुरू कर देते हैं। हमारे पहले कॉलर है मिस्टर पंकज कुमार, कॉल आ रही है पटना से। पंकज जी, स्वागत है आपका, क्या सवाल पूछेंगे आज? नमस्कार सर। नमस्कार जी। चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आप सभी लोगों को, असलम साहब को, सारे लोगों को मैं हमेशा वीकली देखता हूं आपका प्रॉपर्टी गुरु। जी जी सर, धन्यवाद आपको भी। और बहुत मदद मिलता है सर। आप बस मेरा एक छोटा सा कंफ्यूजन है सर, उसको काइंडली दूर किया जाए। वेव सिटी में मेरा प्लॉट है NH24 गाजियाबाद में। ओके। सेक्टर 16 में भी है, एक सेक्टर 7 में भी है। तो मैं फिर वहाँ इन्वेस्टमेंट करना और चाह रहा हूँ। एक प्लॉट है जिसका रेट है स्क्वायर यार्ड है 239 स्क्वायर यार्ड, और रेट है 70,000-75,000 पर स्क्वायर यार्ड। ओके। तो इसका फ्यूचर कैसा रहेगा अगले 5 साल 10 साल के लिए, क्योंकि मैं अपनी बच्ची के लिए प्लान कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उस पर्पस भी आपका बढ़िया है कि आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। ऑलरेडी 2-3 इन्वेस्टमेंट आपने किए हुए हैं, अब इस पर अपनी सलाह चाहते हैं। तो असलम साहब, वेव सिटी ये करीब 225 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है, 75,000 स्क्वायर यार्ड के आसपास इसका अपर प्राइस है। सुझाव चाहते हैं और आगे क्या आउटलुक रहेगा इसका? देखिए, आई थिंक आधा आंसर तो आपने भी दिया है इसमें कि आपने 2 प्लॉट ऑलरेडी ले रखे हैं वहाँ पे, और तीसरा प्लॉट आप लेने की देख रहे हैं। तो मैं बिल्कुल समझता हूँ कि एक एक्सपीरियंस के बाद जो इन्वेस्टमेंट होता है, वो ज़्यादा साउंड और एप्ट रहता है। डेफिनिटली वेव सिटी NH24 के लाइक ऑन द हाईवे 14 लेन हाईवे के अलोंग है, और काफ़ी बड़ा, मतलब ह्यूज है, ह्यूज इसमें से, मतलब जिसमें से आप कह सकते हैं कि 4,000 प्लस एकर्स का ये टाउनशिप है, बिगेस्ट टाउनशिप इन NCR। और उसके साथ-साथ आपका मतलब कम से कम 1500, तो आप 1500 एकड़ तो आपने ग्रीन उसमें ही डाला हुआ है, जो ग्रीन एरियाज़ हैं। तो लश ग्रीन है, जो एक टाउनशिप आइडियल टाउनशिप होती है उसका उसमें नाम आता है। एक ही कंसर्न है, आई थिंक कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पे थोड़े से कंजेशन ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है। तो वो आप उसको ध्यान रखिए। बाकी तो मुझे उस टाउनशिप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगती है, क्योंकि चाहे वो आप कनेक्टिविटी समझिए फ्रॉम NH24 से आप नोएडा या दिल्ली के लिए जाने के लिए आप जाना चाहते हैं, या इसके अंदर विद इन टाउनशिप ही सारी एमिनिटीज आपके पास है, चाहे आपको कुछ शॉपिंग के लिए है, चाहे आपकी सिक्योरिटी के लिए पुलिस स्टेशन है, या बाकी एमिनिटीज भी जो हैं वो भी काफ़ी अच्छी हैं। तो जितना भी एफर्ट है उस टाउनशिप को एक अच्छा, एक आइडियल बनाने का, वो सब लिया जा रहा है। आई थिंक प्लैटिनम रेटेड टाउनशिप कहलाता है, और जो भी आपका जो ग्रीनरी है, चाहे एमिनिटीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, विद इन द टाउनशिप बहुत अच्छा है। और जैसे मैंने बोला कि NH24 होने से उसकी कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। काफ़ी चीज़ें जो आस-पास हैं, जैसे अक्षरधाम टेम्पल आई थिंक 20 मिनट्स है, एयरपोर्ट इज़ क्लियर, वेरी नियर। तो आपके एक हाईवे पे होने के ये सारे एडवांटेजेस हैं, या कनेक्टिविटी टू बिगर मॉल्स, या जो भी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी अच्छा है, या स्कूल, कॉलेजेस वगैरह। तो मुझे लगता है एक आइडियल प्लेस है, और आपका जो होराइज़न है वो भी काफ़ी अच्छा है, 5 टू 10 इयर्स। सो आपने ऑलरेडी 2 इन्वेस्ट करके डेफिनिटली आपको उसमें एप्रिसिएशन आपने एक्सपीरियंस किया होगा, ये मेरा मानना है। हम्म। और तीसरा भी अगर आप करना चाहते हैं तो ये एप्ट प्राइस है, इसमें प्राइस में यही एक प्राइस जो चल रहा है उस एरिया में। तो आप डेफिनिटली ले सकते हैं, और 10 इयर्स के होराइज़न में डेफिनिटली आपकी बेटी के लिए हमारी सबकी शुभकामनाएँ, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट साबित होगा।
राइट, तो पंकज जी सारे बॉक्सेस टिक हैं, सारे सिग्नल ग्रीन हैं, गो अहेड, बहुत सारी शुभकामनाएं असलम जी भी दे रहे हैं, हमारी तरफ से भी आपको ये इन्वेस्टमेंट आप जिस पर्पस के लिए कर रहे हैं उसके लिए खूब फले फूले, आपको बढ़िया रिटर्न्स मिले, बाकी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तो यू कैन गो अहेड और आप इसमें आगे बढ़ के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए, पंकज जी के लिए सलाह हो गई। एक ईमेल है हमारे पास, वो है भाग्यश्री मैम का, आपने भेजा है पुणे से एंड शी इज आस्किंग की पुणे के खराड़ी एरिया को वो देख रही हैं खास तौर पे और 50-60 लाख रुपए का बजट रखती हैं और कुछ अच्छे प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहती हैं, लेकिन एक लाइन उन्होंने अंडरलाइन की है, लग्जरियस फैसिलिटीज के साथ। तो सर, क्या इस भाव में खराड़ी में 50-60 लाख में उनको कुछ जैसी उनकी ख्वाहिश है वैसा मिल पाएगा? वेरी सॉरी बट खराड़ी में डेफिनेटली ये प्राइस पे 50 लाख के बजट में अभी कुछ अवेलेबिलिटी नहीं है, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि आपको 1 BHK वहां पे अगर होते, लेकिन ऑफ लेट डेवलपर्स वहां पे 1 BHK बनाने बंद ही कर दिए हैं, एक्चुअली स्टार्ट विद 2 BHK। और उस पूरे एरिया का जो बेयर मिनिमम भाव है वो अराउंड 8,000 के करीब पहुंच गया है। तो उस हिसाब से एक्चुअली 2 BHK ही वहाँ पे 90 लाख के आसपास से शुरू होता है और गोज अपवर्ड्स, बिकॉज जो अमेनिटीज अगर आप देखने के लिए सोच रहे हैं तो वो एक्चुअली खराड़ी या उससे लग के बागोली एरिया में भी यही भाव है जो है, खराड़ी में थोड़ा और ज्यादा है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा, अगर आपका 50 लाख का बजट है तो आप थोड़ा सा उसको अगर इंक्रीज करें तो आपको एक काफी अच्छे डेवलपर्स के यहाँ, जैसे गेरा है आपका, उस एरिया में महिंद्रा अवेलेबल है, उस एरिया में VTP है, गोदरेज है, जो खराड़ी से लग के जो वाघोली एरिया है, जो ऑलमोस्ट खराड़ी एनेक्सचर ही कहलाता है। तो आप उस सब खराड़ी एनेक्स कहलाता है, सॉरी। वो सारे एरियाज में आपको डेफिनेटली 2 BHK मिल जाएगा, पर आपको थोड़ा बजट बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर आपका इसमें कंस्ट्रेंट है तो आप कुछ रीसेल एरियाज में देख सकते हैं, लेकिन उसमें भी मेरा मानना है कि 50 लाख में वहां भी आपको शायद ना मिले। तो थोड़ा अगर आप बजट बढ़ाएंगे तो काफी ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबिलिटी खुल जाएगा और आप फिर उसमें ले सकेंगे। ओके जी, तो चलिए भाग्यश्री मैम, सो सॉरी, उस बजट में तो नहीं, लेकिन फिर भी आपके बजट में जो भी चीज़ें सूटेबल है वो आपको असलम जी ने बता दी एंड होप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके एक अच्छा प्रोजेक्ट आपको ज़रूर मिल जाएगा। राइट, भाग्यश्री जी के लिए सलाह हो गई। अगला भी एक ईमेल है, ये है मिस्टर संजय का। आप पूछ रहे हैं कि हाउ आर यू? सो वी आर गुड, थैंक यू वेरी मच। इन्वेस्टिंग इन दुबई सीम्स चीपर देन इंडिया, बिग सिटी लाइक मुंबई एक्सेट्रा। मुंबई गुरुग्राम में महंगी होती जा रही प्रॉपर्टी के बदले क्या दुबई में प्रॉपर्टी खरीदना एक बेहतर ऑप्शन है? इस पर वो राय चाहते हैं। तो देखिए असलम साहब, ये तो शायद एक फैक्ट भी है कि बहुत सारा जो हमारे इन दो शहरों में बजट है कई इलाकों का, वहाँ पर आप दुबई में एक अच्छी खासी प्रॉपर्टी शायद जिस भी जगह चाहे वहाँ ले सकते हैं। तो फिर भी, क्योंकि सिर्फ इतना ही नहीं है कि यहाँ या वहाँ, उसके बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स हैं। आप क्या सलाह देंगे? नहीं, कहना बिल्कुल ठीक है। अगर आप यही दो सिटीज को कंपेयर कर रहे हैं तो डेफिनेटली हाँ, दुबई और मुंबई या गुड़गांव के जो प्राइसेस हैं वो एक्चुअली एट पार हैं, या फिर दुबई आपको थोड़ा सा चीपर मिल जाएगा। लेकिन हम लोग हमेशा से, जब से हमने, आई थिंक अभी विपिन जी ने बोला कि 20 ईयर्स हो गए हैं, और जब भी हमारी बात हुई है, एक बेसिक जो एक रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट का जो हम लोग हमेशा एडवाइस करते हैं कि इन्वेस्टमेंट आप वहां कीजिए जहाँ पे आप उसे मॉनिटर कर सकें। सो अगर प्राइजेस सिर्फ कुछ परसेंटेज से 5 या 10% या 15% से ही डिफरेंस है, तो मैं फिर भी आपको एडवाइस करूंगा कि आपको इन्वेस्टमेंट इंडिया में ही करना चाहिए। क्योंकि डेफिनेटली जैसे प्रॉस एंड कॉन्स की बात है, तो सबसे बड़ा ये है कि यहाँ आप अपनी प्रॉपर्टी मॉनिटर कर सकते हैं। वहाँ स्पेशली अगर आप दुबई इतने ज्यादा फ्रीक्वेंट नहीं है या आप नहीं रहते हैं, तो एक आपको डिपेंडेंसी रहेगी किसी ना किसी की, फॉर एवरी टाइम अगर आप उसको रेंटल पे डालते हैं या कुछ भी। इसके अलावा टैक्सेशन की काफी पेचीदा आई थिंक चीजें हैं जो आपको मैनेज करना पड़ेगा, कि अगर आप कल उसको बेच के पैसा वापस इंडिया में लाते हैं तो देयर इज अ होल लॉट ऑफ टैक्सेशन। मैं इश्यूज नहीं कहूंगा क्योंकि ये तो अभी काफी आम हो गया है, लेकिन एक कम्बरसम या एक पूरा तरीका है जो आप बिल्कुल अवेयर होने चाहिए। और तीसरा यही है कि अगर आप उधर उसमें रेंटल में डाल रहे हैं और आपको इनकम आ रहा है, तो उस पे इनकम टैक्स के क्या क्लॉजेज है वो आपको देखना पड़ेगा। तो डेफिनेटली अगर प्योरली प्योरली इस बारे में हम बात कर रहे हैं कि दुबई में थोड़ा सस्ता है और मुंबई या गुरुग्राम में महंगा है, तो वो बात आपकी सही है। लेकिन देयर आर अदर सिटीज आल्सो इन इंडिया जहाँ पे अच्छे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और विद गुड पोटेंशियल ऑफ अपसाइड। पूना हो, चाहे बैंगलोर हो, चाहे हैदराबाद हो, अहमदाबाद हो, आपका टायर 2 सिटीज आजकल काफी ज्यादा ग्रो कर रही हैं।
तो आप वहां भी देख सकते हैं। तो अगर वैसा देखा जाए तो इंडिया इज अ वेरी गुड डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट बिकॉज एप्रिसिएशन काफी हो जाता है। रादर आपको उसको सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप पैसा कहाँ डाल सकते हैं। बाकी ये अपनी पर्सनल चॉइस है कि मुझे दुबई में घर होना ही चाहिए तो डेफिनेटली, बट उसके प्रॉस एंड कॉन्स देख के ही आपको डिसीजन लेना चाहिए। चलिए जी, तो संजय जी, आई होप कि आपको वो क्लैरिटी आ गई। एक सवाल, एक बड़ा वाजिब सा सवाल है जो कई लोगों के मन में आता होगा कि उतने ही पैसे में वहाँ मिल रहा है तो वहाँ क्यों ना ले लें, लेकिन उसका एक छोटी सी बानगी आपको असलम साहब ने दे दी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि एक लंबा ये सवाल है कि क्या इसके बदले हम वहाँ ले सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी होती है डिटेल में। वैसे हमने इस पर पहले कई बार बातचीत की, वो वीडियोज़ आप देख सकते हैं, नहीं तो एक बार और एक शो और कर देंगे आपके लिए। वेलकम बैक CNBC आवाज़ पर। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु। हम आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। असलम सर बने हुए हैं हमारे साथ और कई सारे फ़ोन्स भी लगातार आ रहे थे लेकिन अब नहीं मिल पा रहे। रीज़न बीइंग कि इस वक्त देश के इस हिस्से में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही। तो सबसे पहले तो अगर आप मुंबई, पुणे आसपास से हमारा शो देख रहे हैं, आपके इलाके में भी ज़्यादा बारिश है, प्लीज़ अलर्ट्स हैं, ध्यान से निकलिए। ना हो तो घर से मत निकलिए। बहुत सारी जगह स्कूल कॉलेजेस में छुट्टी है तो इस बात का ध्यान रखिए। और यही कारण है कि शायद आज बहुत सारे लोग फ़ोन पर अवेलेबल नहीं है। वेल, तो ईमेल्स ही सही, वो भी आप हमें भेजते हैं। ये है मनोज साहब का, जो कि आया मुंबई से ही है, इसीलिए मुझे लगा कि आज वो फ़ोन उठाने की स्थिति में नहीं होंगे। और पूछ रहे हैं कि मुझे नवी मुंबई के खारघर में प्रॉपर्टी लेनी है, 3 करोड़ का निवेश करना है। कौन से प्रोजेक्ट में निवेश करना सही रहेगा जो मुझे अच्छा रिटर्न दे सके? आई वांट टू नो द लोकेशन विच कैन फेच द बेस्ट प्राइस एप्रिसिएशन। अच्छा, ये ओपन है सबके लिए, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, प्लॉट एक्सेट्रा। तो मुझे लगता है असलम साहब ये बिल्कुल सिर्फ प्योरली इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। 3 करोड़ रुपए इनके पास हैं, जो कि एक ठीक ठाक रकम है। आप रेजिडेंशियल, कमर्शियल, प्लॉट सब देख रहे हैं, बस ये कि बेस्ट रिटर्न चाहते हैं। देखिए 3 करोड़ बजट फॉर दिस थिंग आई थिंक इस एप्ट है। आई वोंट से कि बिल्कुल ठीक है 3 करोड़ के बजट के लिए, और आप एप्रिसिएशन भी देख रहे हैं तो मैं यही कहूंगा कि काफी नवी मुंबई खारघर का इलाका जो आपने चूज किया है वो एक्चुअली अपने आप में एक थोड़ी हाई एंड इलाका कहलाता है, क्योंकि उसकी मतलब मेट्रो की बात करें वो इनिशिएट होने वाली है, आपका गोल्फ कोर्स ऑलरेडी देयर, और उसके आसपास के जो इलाके हैं वो काफी अच्छे हैं। सो जो प्रोजेक्ट्स वहाँ बने हुए हैं ऑलरेडी वो काफी अच्छा रिटर्न दे चुके हैं अपने बायर्स को पहले के जिन्होंने खरीदा था। अभी डेफिनेटली प्राइस जैसे ओवरऑल मुंबई में, इसी तरह खारघर में प्राइस ऑन द पीक है, हाईएस्ट है जितना उन्होंने अभी तक उनका हिस्ट्री है। लेकिन फिर भी आप वहाँ पे जितने भी लोकल ब्रोकर जितने भी आप डेवलपर्स हैं वहाँ दे सकते हैं। मेरा आपको एडवाइस यही रहेगा कि अगर आप प्लॉट्स तो मैं कहूँगा कि खारघर में मिलना मुश्किल होगा। डेफिनिटली अगर आप बिल्कुल, बिल्कुल प्लॉट्स देखना की कोशिश कर रहे हैं तो जो नवी मुंबई एयरपोर्ट अभी आ रहा है वो पनवेल के पास है, नैना एंटायर एरिया है। वहाँ पे काफ़ी बड़े-बड़े डेवलपर्स लाइक गोदरेज, वाधवा एंड लोकल ब्रोकर लाइक प्रोविजो ग्रुप एंड ऑल, उनके काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं जो वहाँ पे प्लॉटिंग कर रहे हैं और वहाँ पे आपको दे रहे हैं वहाँ प्लॉट्स, तो आप वहाँ देख सकते हैं। तो आपके बजट में एक अच्छा बड़ा प्लॉट आपको वहाँ मिल सकता है। खारघर में अगर आप देखना चाहें तो मुझे लगता है कि वहाँ पे सारे ही जो नए डेवलपमेंट्स आ रहे हैं वो सारे ही जो लोकल डेवलपर्स हैं, जो नवी मुंबई के डेवलपर्स हैं, किसी को स्पेसिफिक नाम लेना मैं नहीं सही समझता, लेकिन वहाँ पे जितने भी अच्छे डेवलपर्स हैं आप उन किसी के डेवलपर्स में भी ले सकते हैं, लेकिन एप्रिसिएशन का आपका होराइजन डेफिनेटली ज्यादा होना चाहिए। 3 करोड़ में आपको एक अच्छा 2 या 3 बीएचके आ जाएगा। लेकिन मुझे लगता है अगर आप अपना होराइजन अगर आप प्योरली इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स के हिसाब से देख रहे हैं तो होराइजन अगर आप 7 टू 10 इयर्स रखेंगे तो आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न देके जाएगा। क्योंकि हमारा मानना है कि एक बार ये नवी मुंबई एयरपोर्ट आने के बाद ये पूरे एरिया में एक तरह से बूम आएगा, जो सारे प्राइसेस को और ऊपर ले जाएगा। और उसमें जो प्लॉटिंग एरिया, इसलिए मैंने आपको सजेस्ट भी किया कि पनवेल में जो प्लॉट्स हैं वहाँ पे आप देखें तो आपको काफ़ी अच्छे प्लॉट्स आज अच्छे रेट्स में मिल जाएँगे। 3 करोड़ के बजट में तो डेफिनिटली आपको बहुत अच्छी लोकेशन पे विद गुड डेवलपर के साथ मिल सकता है। तो ये मेरी एक सलाह है कि आप वहाँ पे देख सकते हैं। बाकी अगर आप खारघर में ही ज़ीरो डाउन है तो एक अच्छी कंसल्टेंट की हेल्प लेके आप वहाँ पे डेवलपर्स को जाके जितने भी नए प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं आप किसी में भी देख सकते हैं। आपको फ्यूचर के हिसाब से हमें नवी मुंबई काफ़ी पॉजिटिव लगता है, तो आप डेफिनिटली ले सकते हैं।
राइट मनोज जी, तो आई होप कि ये सलाह आपको मदद करेगी। 3 करोड़ आप निवेश करना चाहते हैं, कुछ लोकेशंस, कुछ प्रोजेक्ट, कुछ इलाके जहां पर आप बेस्ट रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हाँ होराइजन थोड़ा बड़ा ज़रूर रखिए, थोड़ा मौका दीजिएगा अपने इन 3 करोड़ को ग्रो होने का रियल एस्टेट के अंदर। राइट, एक अगला ईमेल है हमारे साथ गीता जी का, और ये इन्होंने भेजा है हमें यूएसए से, और ये कह रही हैं कि आई वॉच योर वीडियोज़, दे आर रियली गुड एंड इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू गीता जी, थैंक यू वेरी मच। आप वहाँ पर भी हमारे ये वीडियोज़ देख रही हैं और उससे कोशिश कर रही हैं चीज़ें जानने की। अच्छा, गीता जी का सवाल जो है वो ये है कि सोना रोड पे रहेजा अरण्या सिटी में लॉन्ग बैक कई सालों पहले उन्होंने एक प्लॉट खरीदा था, और अब उनका सवाल ये है कि क्या वो इसे बेच सकती हैं या अभी भी वो इसे रखें ताकि मतलब बढ़िया रिटर्न और अगर कुछ गुंजाइश है तो मिल जाएगा। राइट सर, तो गीता जी का सवाल ये है कि रहेजा अरण्या सिटी में लॉन्ग बैक एक उन्होंने प्लॉट खरीदा है, तो क्या अभी वो उसे निकाल सकती हैं? आज उसकी क्या कीमत उन्हें मिल पाएगी? बहुत डिटेलिंग नहीं दी है कितना बड़ा और क्या है, लेकिन या फिर अभी होल्ड करें, ऐसा उन्होंने कोई इमरजेंसी नहीं जताई है, जस्ट एक मन में उनके सवाल आया और उन्होंने भेज दिया है कि आज ही बेचना है या जरूरी है अभी बेचना। विपिन जी, रहेजा अरण्या एक्चुअली काफी सही बोले उन्होंने, काफी पहले इन्होंने लॉन्च किया था और काफी उसकी धूम भी थी। ये उस टाइम के टाइम में विपिन जी, जब आप में हम लोग काफी बात करते थे सोना और अपना ये फरीदाबाद, ये एनसीआर के जो दूसरे इलाके हैं जिसकी बहुत पॉजिटिव था कि ये काफी अच्छा करेंगे, तो ये सोना रोड में नहीं होके सोना एरिया के अंदर ही है। ओके, तो थोड़ा सा अभी स्लो में है, बाद में जिस तरह से इसका अप्रिसिएशन होना चाहिए था वैसा नहीं गया है ये, क्योंकि ओवरऑल एनसीआर अब वापस पीक किया है और अभी भी एक्चुअली नोएडा, ग्रेटर नोएडा, इनफैक्ट फरीदाबाद अभी अच्छा करने लगा है। तो सोना का डेफिनेटली टाइम आएगा, बट मुझे लगता है कि इन्होंने अगर इतना वेट किया है तो थोड़ा सा इसको और पेशेंस रख लें इसमें। और आई थिंक यूएस बेस्ड हैं ये, तो मुझे नहीं लगता कि इनको इतना कोई हरी भी होगी। तो अगर इसको और 3-4 साल देंगे तो जो रिटर्न्स आज ये ले पाएंगे, डेफिनेटली जिस भाव में इन्होंने खरीदा था उससे तो भाव ऊपर चला गया है, लेकिन अगर ये 3-4 साल और उसे दे पाएं तो बहुत अच्छे हैंडसम रिटर्न मिलेंगे। क्योंकि सोना रोड जैसा हमने बात शुरू की थी, तो सोना रोड ऑलरेडी अगर आप बात करें तो हाईएस्ट एप्रिसिएशन इन प्राइसेस हुआ है जो वहाँ पे अपार्टमेंट्स हैं ऑन द सोना रोड वहाँ पे। लेकिन इन सोना एज अ पर्टिकुलर एरिया डेफिनेटली 3-4 साल अगर आप और देंगे तो वो मूवमेंट अभी जो डेवलपमेंट का हो रहा है वो इस तरफ ही चल रहा है। तो कुछ ही सालों में वहाँ भी डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा, इंक्लूडिंग कमर्शियल, और रेसी भी काफी आना शुरू होगा। तो मुझे लगता है अगर आप थोड़ा रुकते हैं तो आपको उसका अच्छे रिटर्न मिलेंगे। राइट, आपके जवाब ने नॉस्टैल्जिक कर दिया असलम साहब। और अभी आज जब हमने एपिसोड शुरू किया था तो वो जिक्र किया ही था कि इतने दशकों का साथ हो गया, इतना वक्त हो गया करते करते। तो राइट, लॉन्ग बैक हम सोना रोड और गुरुग्राम के दूसरे एक्सटेंशंस और फरीदाबाद, इनकी कितनी बातें किया करते थे। वक्त के साथ रियल एस्टेट में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, कुछ इलाके पीछे चले जाते हैं, कुछ हाईलाइटेड हो जाते हैं, लेकिन हाँ इनकी खूब बातें होती थी। और आप सही कह रहे हैं कि ये प्रॉपर सोना है, नॉट द सोना रोड, वो थोड़ी दूसरी जगह हो जाती है। सो वो चढ़ी तो शायद आगे चलते हुए सोना में भी चीज़ें बदलें। तो फिलहाल गीता जी, यही आपके लिए सलाह कि अभी तो होल्ड करके रखिए, जल्दबाजी मत कीजिए, थोड़ा और मार्केट सोना इन प्रॉपर का ऊपर जाए तब बेचेंगे तो अच्छा है, क्योंकि आपने कहा भी है कि कोई जल्दबाजी नहीं है, यू जस्ट वांट टू नो। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, आप अमेरिका में होते हुए भी प्रॉपरली हमारे वीडियोज़ या हमारा शो वॉच करती हैं, थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ असलम साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके, पुरानी बातें भी हो गई, पुरानी यादें भी ताज़ा हो गई, और साथ में हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब भी हो गए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। और सभी दर्शकों से भी यही निवेदन है कि आप pg@moneycontrol.com पे बस अपने सवालों को भेजने का सिलसिला जारी रखिए। देखिए हमारे थोड़े बाल सफ़ेद हो गए हैं, हम थोड़े से अब उम्र में भी आगे निकल आए, जो कह भी रहते हैं असलम साहब की अब तो उम्र हो चली, लेकिन एज इज़ जस्ट अ नंबर। और pg@moneycontrol.com वो आज भी वही का वही है, वहाँ पर आपके मेल्स हमें आज भी मिलते हैं। आप अपना नंबर ज़रूर भेज दें साथ में, ताकि हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन सलाह दे पाएँ। तो इस हफ्ते के लिए इतना ही। बरसात का मौसम है, बारिश का मौसम है, देश के कई इलाकों में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही, तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा और यूं ही हमें देखते रहिए। फिलहाल के लिए नमस्कार।